मेरे प्यारे डरपोक दोस्तों, अगर आपने ये आवाज सुनी है तो समझ लीजिए, अब डर आपसे दूर नहीं रहेगा। हर रात कुछ नया, कुछ सच्चा और कुछ ऐसा सुनाने आ जाता हूं जिसे सुनने के बाद नींद नहीं आती। तो अगर दिल मजबूत है तो बस एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली आवाज शायद आपकी ही हो। मेरा नाम आकाश वर्मा है और मैं मुंबई में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूं। ये कहानी उस भयानक रात की है जब मैंने कुचीसके को अपनी आंखों से देखा। आप सोच रहे होंगे कि कुचीसके क्या है। मैं भी नहीं जानता था जब तक कि वो रात नहीं आई। सब कुछ उस दिन शुरू हुआ जब मेरी कंपनी ने मुझे नागपुर में एक क्लाइंट मीटिंग के लिए भेजा। मैंने होटल बुक किया, होटल ग्रैंड विंटेज, जो शहर से थोड़ा दूर एक सुनसान इलाके में था। मुझे नहीं पता था कि यह होटल एक भयानक इतिहास छुपाए हुए है। शाम को 6:30 बजे मैं होटल पहुंचा। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था जिसका चेहरा बेहद गंभीर और थका हुआ लग रहा था। गुड इवनिंग, मेरा रिजर्वेशन है, आकाश वर्मा, मैंने कहा। बूढ़े ने बिना कुछ कहे कंप्यूटर पर कुछ चेक किया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। रूम 307, उसने फुसफुसाते हुए कहा। क्या आप ठीक हैं? मैंने पूछा। उसने तेजी से सिर हिलाया। हाँ, बस रात में कमरे से बाहर मत निकलना। मैंने उसकी बात को हंसकर टाल दिया। शायद बूढ़े की कोई सनक थी। मैंने रूम की चाबी ली और लिफ्ट की तरफ बढ़ा। लिफ्ट में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे सड़े हुए फूलों की खुशबू। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर लिफ्ट का दरवाजा खुला। गलियारा पूरी तरह से सुनसान था। सिर्फ दूर एक बल्ब टिमटिमा रहा था। कमरा 307 गलियारे के अंत में था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कमरा बड़ा था पर बहुत पुराना लग रहा था। फर्नीचर पर धूल की परत जमी थी। मैंने अपना सूटकेस रखा और खिड़की से बाहर देखा। होटल का बैकयार्ड पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। दूर एक टूटी हुई बेंच और सूखे पेड़ दिख रहे थे। रात का खाना खाने के बाद मैंने लैपटॉप पर कुछ काम किया और सोने का फैसला किया। तभी मेरा फोन बजा। मेरे बॉस का कॉल था। आकाश, कल की प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हो ना? उन्होंने पूछा। जी, सब तैयार है, मैंने कहा। बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा है। दरवाजे की दरार से एक परछाई दिखाई दे रही थी। 1 मिनट सर, मैंने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था। गलियारा खाली था। क्या हुआ? बॉस ने पूछा। कुछ नहीं सर, शायद कोई गलत कमरे पर आ गया था, मैंने कहा। फोन काटकर मैं वापस बिस्तर पर आया, पर अब मैं सो नहीं पा रहा था। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। तभी मैंने एक आवाज सुनी, जैसे कोई महिला हल्के से रो रही हो। आवाज बाथरूम से आ रही थी। मैं उठा और बाथरूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा बंद था। मैंने कान लगाकर सुना। रोने की आवाज साफ आ रही थी। कोई है? मैंने पूछा। रोना बंद हो गया। मैंने दरवाजा खोला। बाथरूम खाली था। शायद मेरा दिमाग खेल रहा है, मैंने सोचा। मैं वापस बिस्तर पर आया और सोने की कोशिश की। आधी रात को मैं एक और आवाज से जाग गया। इस बार यह आवाज दरवाजे के बाहर से आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजा खरोंच रहा हो। स्क्रैच, स्क्रैच, स्क्रैच। मैंने बिस्तर से उठकर देखा। दरवाजे के नीचे की दरार से एक काले रंग की परछाई दिखाई दे रही थी। कौन है? मैंने डरते हुए पूछा। खरोंचने की आवाज रुक गई। परछाई भी गायब हो गई। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। गलियारे में कोई नहीं था, पर फर्श पर कुछ अजीब सा था। पानी के निशान, जैसे कोई गीले पैरों से चला हो। मैंने रिसेप्शन पर कॉल किया। हेलो, यहां कमरा 307 से बोल रहा हूं। कोई मेरे दरवाजे पर खरोंच रहा था। फोन के दूसरी तरफ से सन्नाटा था। फिर एक आवाज आई। सर, कृपया कमरे से बाहर मत निकलिए, वो सुरक्षित नहीं है। कौन सुरक्षित नहीं है? मैंने पूछा। बस बाहर मत निकलिए, और लाइन कट गई। मैं घबरा गया। क्या हो रहा था? मैंने दरवाजा बंद किया और सोफे पर बैठ गया। अब नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। तभी मैंने बाथरूम से फिर आवाज सुनी। इस बार वो आवाज गाने की थी। एक महिला धीरे धीरे गा रही थी। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। आवाज इतनी मधुर थी कि मैं अनजाने में ही बाथरूम की तरफ खींच गया। दरवाजा अब खुला था। अंदर अंधेरा था, पर वॉश बेसिन के सामने एक औरत खड़ी थी, पीठ मेरी तरफ किए हुए। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसके लंबे काले बाल
पीठ तक लटक रहे थे। हेलो, मैंने पुकारा। उसने गाना बंद किया और धीरे धीरे मुड़ी। मैं चीखना चाहता था पर मेरा गला रुंध गया। उसका चेहरा नहीं था। उसकी जगह एक खाली चिकना सतह था। कोई आंखें नहीं, कोई नाक नहीं, कोई मुंह नहीं। वो मेरी तरफ बढ़ी। मैं पीछे हटने लगा पर मेरे पैर जम गए। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मैंने देखा कि उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी और पतली थीं। तभी नए होटल के कमरे में मैं जाग रहा था। गाने की आवाज बाथरूम से आ रही थी, बिल्कुल पहले जैसी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या वो मेरा पीछा कर रही थी? मैंने बाथरूम का दरवाजा धक्का देकर बंद किया और ताला लगा दिया। फिर मैंने अनुष्का को फोन किया। वो फिर यहां है, मैंने डरते हुए कहा। कौन? कुछ इसके? अनुष्का ने पूछा। हां, मैंने कहा। वो मेरा पीछा कर रही है। तुम्हें वहां से निकलना होगा, अनुष्का ने कहा। अभी वहां से चले आओ। पर कहां जाऊं? मैंने पूछा। किसी मंदिर में चले जाओ, उसने सलाह दी। या फिर सीधे एयरपोर्ट चले जाओ और वापस मुंबई आ जाओ। मैंने सामान पैक किया और लिफ्ट की तरफ भागा। लिफ्ट में एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। पर जब उसने मुड़कर देखा तो वो एक सामान्य औरत थी। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। कौन सी मंजिल? उसने पूछा। ग्राउंड फ्लोर, मैंने कहा, राहत की सांस लेते हुए। लिफ्ट नीचे पहुंची। मैं रिसेप्शन की तरफ भागा। मुझे अभी चेकआउट करना है। रिसेप्शनिस्ट ने हैरानी से देखा। सर, अभी तो रात के 2 बजे हैं। मुझे मालूम है, मैंने कहा, बस जल्दी करो। चेकआउट करके मैं होटल से बाहर निकला। सड़कें सुनसान थीं। मैंने एक ऑटो रिक्शा वाले को देखा और उसे बुलाया। भैया, किसी मंदिर ले चलो, मैंने कहा। ऑटो वाला मुझे अजीब निगाहों से देखने लगा। साहब, अभी रात के 2 बजे हैं, सब मंदिर बंद हैं। कोई बात नहीं, बस किसी मंदिर के सामने छोड़ दो, मैंने कहा। वो मुझे एक बड़े मंदिर के सामने छोड़ गया। मंदिर का मुख्य द्वार बंद था, पर मैंने बाहर ही बैठने का फैसला किया। शायद पवित्र जगह पर वो मेरे पास नहीं आएगी। मैंने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर अपना सिर घुटनों में छुपा लिया। मैं थक गया था और डरा हुआ था। तभी मैंने फिर वो गाना सुना। इस बार वो आवाज पास से आ रही थी। मैंने सिर उठाया। सामने सड़क पर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, पीठ मेरी तरफ किए हुए। नहीं, मैं फुसफुसाया। वो धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा अब भी नहीं था, पर इस बार मैं उसे साफ देख सकता था। वो सच में बिना चेहरे की थी। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं मंदिर के दरवाजे से चिपक गया। भगवान, बचाओ मुझे, मैं प्रार्थना करने लगा। वो अब सिर्फ कुछ ही फीट दूर थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मैंने देखा कि उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं, जैसे चाकू। तभी अचानक मंदिर की घंटी बजी। वो आकृति चीखी और गायब हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर का पुजारी खड़ा था। उसके हाथ में एक घंटी थी। बेटा, तुम ठीक हो? पुजारी ने पूछा। वो औरत, मैं बोल नहीं पा रहा था। पुजारी ने गंभीर होकर देखा। तुम पर किसी की बुरी नजर है, अंदर आओ। मैं मंदिर के अंदर गया। पुजारी ने मुझे प्रसाद दिया और माथे पर तिलक लगाया। बेटा, क्या हुआ है? उन्होंने पूछा। मैंने सारी कहानी सुनाई। होटल, कमरा 307, बिना चेहरे वाली औरत, सब कुछ। पुजारी का चेहरा गंभीर हो गया। ये कुछ इसके हैं। मैंने इसके बारे में सुना है। ये एक शापित आत्मा है जो हमेशा एक नया चेहरा ढूंढती रहती है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने पूछा। हाँ, उन्होंने कहा, पर इसके लिए हमें उसकी असली कहानी जाननी होगी। क्यों वो इस होटल से जुड़ी हुई है? अगली सुबह पुजारी महाराज ने मुझे एक बूढ़े इतिहासकार के पास ले गए जो शहर के पुराने रहस्यों के बारे में जानते थे। बूढ़े इतिहासकार ने हमारी बात सुनी तो उनकी आंखों में डर आ गया। तुम होटल ग्रैंड विंटेज की बात कर रहे हो? हाँ, मैंने कहा। वो होटल, उन्होंने कहा, 50 साल पहले एक भयानक घटना का गवाह बना था। क्या घटना? मैंने पूछा। वहां एक युवती रहती थी, अनामिका, उन्होंने कहा। वो बेहद सुंदर थी और होटल के मालिक का बेटा उससे प्यार करता था, पर उसके पिता ने यह रिश्ता स्वीकार नहीं किया। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। होटल के मालिक ने अनामिका को ब्लैकमेल किया, उन्होंने कहा। उसने कहा कि अगर वो उसके बेटे से दूर नहीं गई तो वो उसकी सुंदरता को नष्ट कर देगा। मैं डर गया। और एक रात होटल के मालिक ने अनामिका को कमरा 307 में बुलाया। उन्होंने कहा,
उसने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। अनामिका की मौत हो गई और उसका चेहरा पूरी तरह से नष्ट हो गया। अब मैं समझ गया, अनामिका की आत्मा ही कुछ चीज के बन गई थी। पर वो जापानी भूत की तरह क्यों व्यवहार कर रही है, मैंने पूछा। शायद उसकी आत्मा ने उस कहानी को सुना और उसे अपना लिया, पुजारी महाराज ने कहा। वो अब हर सुंदर चेहरे से अपना बदला लेती है। क्या हम उसे शांत कर सकते हैं, मैंने पूछा। हाँ, इतिहासकार ने कहा, हमें उसकी। मुंबई वापस आकर भी मुझे शांति नहीं मिली। हर रात मैं उस गाने की आवाज सुनता, हर दर्पण में मुझे उसकी झलक दिखाई देती। कुछ इसके ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। एक रात मैंने अनुष्का को सब कुछ बताया। वो अभी भी मेरे साथ है, मैंने कहा। मुझे लगता है मैं पागल हो रहा हूं। अनुष्का ने गंभीर होकर सुना। हमें किसी विशेषज्ञ की मदद लेनी होगी। उसने मुझे एक मनोवैज्ञानिक के पास ले गई जो पैरानॉर्मल केस में विशेषज्ञता रखते थे। डॉक्टर शर्मा ने मेरी कहानी सुनी तो वो गंभीर हो गए। आप जिस चीज का सामना कर रहे हैं वो एक भूतिया साया है, उन्होंने कहा। पर यह साया आपके अपने डर से ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, मैंने पूछा। हाँ, उन्होंने कहा, पर इसके लिए आपको उस जगह वापस जाना होगा जहां यह सब शुरू हुआ था। मतलब होटल ग्रैंड विंटेज, मैंने डरते हुए पूछा। हाँ, उन्होंने कहा, हमें वहां जाकर इस रहस्य को सुलझाना होगा। शायद हमें कुछ और पता चलेगा जो हम छोड़ आए हैं। मैं नहीं जाना चाहता था, पर मैं जानता था कि इसके अलावा कोई चारा नहीं था। हमने अगले दिन की फ्लाइट बुक की, मैं, अनुष्का और डॉक्टर शर्मा। होटल ग्रैंड विंटेज पहुंचते ही वही बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट हमें मिला। आप वापस आ गए, उसने हैरानी से पूछा। हमें फिर से कमरा 307 चाहिए, डॉक्टर शर्मा ने कहा। बूढ़े ने हिचकिचाया। पर सर, वो कमरा। हमें पता है, डॉक्टर शर्मा ने कहा, हम यहां इसीलिए आए हैं। कमरा 307 में डॉक्टर शर्मा ने अपने उपकरण निकाले, ईएमएफ मीटर, डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर और कैमरे। हमें रात का इंतजार करना होगा, उन्होंने कहा। ज्यादातर पैरानॉर्मल एक्टिविटी रात में ही होती है। रात के 11 बजे तक सब कुछ शांत रहा। फिर अचानक ईएमएफ मीटर ने पागलों की तरह बीप बजाना शुरू कर दिया। कुछ है यहां, डॉक्टर शर्मा ने कहा। तभी हमने वो गाना सुना। इस बार वो आवाज कमरे के अंदर से आ रही थी। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। डॉक्टर शर्मा ने वॉइस रिकॉर्डर चालू किया। अनामिका, क्या तुम हमसे बात कर सकती हो? आवाज रुक गई। फिर एक फुसफुसाहट सुनाई दी। मेरा चेहरा दो। तुम्हारा चेहरा भगवान के पास सुरक्षित है, डॉक्टर शर्मा ने कहा। तुम्हें शांति से जाने देना चाहिए। नहीं, आवाज में गुस्सा था। मैं नहीं जा सकती जब तक मेरा बदला नहीं हो जाता। किससे बदला? डॉक्टर शर्मा ने पूछा। उससे जिसने मेरा चेहरा छीना। आवाज कांप रही थी। तभी अचानक कमरे का तापमान गिर गया। हमारी सांसें भाप बनकर निकलने लगीं। वो आ रही है, मैंने डरते हुए कहा। बाथरूम का दरवाजा खुल गया। अनामिका की आत्मा वहां खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह से दिख रहा था। एक सुंदर युवती का चेहरा, पर आंखों में आग थी। तुम लोग मुझे क्यों सता रहे हो? उसने गुस्से में कहा। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, डॉक्टर शर्मा ने कहा, पर तुम्हें हमें बताना होगा कि तुम क्या चाहती हो। मैं चाहती हूं कि दुनिया देखे कि उस आदमी ने मेरे साथ क्या किया, उसने कहा। वो आदमी जो अब भी जिंदा है। कौन? डॉक्टर शर्मा ने पूछा। राजीव मल्होत्रा, उसने कहा, इस होटल का मालिक। हम हैरान रह गए। पर वो तो 50 साल पहले की बात है, मैंने कहा। वो अब भी जिंदा कैसे हो सकता है? उसका बेटा, अनामिका ने कहा। उसने अपने पिता का नाम और व्यवसाय संभाला और वो अब भी इस होटल का मालिक है। अब सब कुछ साफ हो रहा था। होटल का वर्तमान मालिक ही वो व्यक्ति था जिसके पिता ने अनामिका की हत्या की थी। हम उससे बात करेंगे, डॉक्टर शर्मा ने कहा। हम उसे सच्चाई बताएंगे। नहीं, अनामिका ने कहा, वो कभी नहीं मानेगा। उसे सबक सीखना होगा। वो गायब हो गई। कमरे का तापमान सामान्य हो गया। अगली सुबह हमने होटल के मालिक राजीव मल्होत्रा से मिलने का फैसला किया। वो होटल के पेंट हाउस में रहता था। राजीव मल्होत्रा एक बूढ़ा आदमी था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी कठोरता थी। क्या बात है? उसने ठंडे स्वर में पूछा। हमने उसे अनामिका की कहानी सुनाई। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, उसका चेहरा पीला पड़ता गया। ये सब बकवास है, उसने कहा।
मेरे पिता एक सम्मानित व्यक्ति थे, पर सच्चाई कुछ और है, डॉक्टर शर्मा ने कहा। और जब तक ये सच्चाई सामने नहीं आएगी, इस होटल में शांति नहीं होगी। मुझे परवाह नहीं, राजीव ने कहा। अब बाहर जाइए। हमने वहां से जाने का फैसला किया, पर जैसे ही हम दरवाजे की तरफ बढ़े, अचानक सारी खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। क्या हुआ? राजीव ने डरते हुए पूछा। कमरे का तापमान फिर गिर गया। अनामिका की आत्मा प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा विकृत और डर। 1 साल बीत गया सिंस दैट टेरिफाइंग एक्सपीरियंस विद कुचिसाके। मैंने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। मेरी लाइफ नॉर्मल हो गई थी, ऑफिस, फैमिली, फ्रेंड्स। पर डीप डाउन मुझे हमेशा लगता था कि कुछ अनफिनिश्ड है। एक रेनी इवनिंग मैं ऑफिस से लेट निकला। बारिश तेज थी और ट्रैफिक जैम की वजह से मैंने एक शॉर्टकट लेने का डिसाइड किया। वो रास्ता एक प्यूरेन इंडस्ट्रियल एरिया से होकर जाता था, जहां अब मोस्टली अबैंडन्ड फैक्ट्रीज थीं। अचानक मेरी कार का इंजन खराब हो गया। मैंने ट्राई किया रीस्टार्ट करने की, पर कुछ नहीं हुआ। फोन में नेटवर्क नहीं था। मैंने डिसाइड किया कि नियर बाय किसी बिल्डिंग में शेल्टर लूंगा। सामने एक पुरानी फैक्ट्री थी जिसका बोर्ड लगा था मल्होत्रा टेक्सटाइल्स। नाम सुनकर मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। क्या यह कोइंसिडेंस थी? फैक्ट्री का मेन गेट टूटा हुआ था। अंदर डार्कनेस और साइलेंस थी। मैंने अपनी कार की टॉर्च ली और अंदर चला गया। अंदर बड़े बड़े मशीन्स थीं, जिन पर डस्ट की मोटी लेयर जमी थी। हवा में सड़न और पुराने तेल की स्मेल थी। तभी मैंने एक साउंड सुनी, जैसे कोई क्लॉथ फट रहा हो। साउंड अपस्टेयर्स से आ रही थी। मैंने सीढ़ियां चढ़नी स्टार्ट की। हर स्टेप पर वुडन स्टेयर्स से क्रीकिंग साउंड आ रही थी। फर्स्ट फ्लोर पर एक लार्ज हॉल था, जहां सोइंग मशीन्स लगी थीं, पर वो आवाज अभी भी ऊपर से आ रही थी। सेकंड फ्लोर पर पहुंचकर मैंने देखा एक रूम में लाइट जल रही थी। ये इम्पॉसिबल था, क्योंकि फैक्ट्री तो अबैंडन्ड थी। मैंने धीरे से डोर खोला। अंदर एक वुमन बैठी थी, व्हाइट सरी पहने, बैक टुवर्ड्स मी। वो एक सोइंग मशीन पर काम कर रही थी। एक्सक्यूज मी, मैंने कहा। वो रुकी और स्लोली मुड़ी। मेरी सांसें रुक गईं। वो अनामिका थी, पर उसका फेस अब पूरा दिख रहा था, ब्यूटीफुल, पर उसकी आंखों में एक डीप सैडनेस थी। तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने पूछा। मैंने सोचा मैं फ्री हो गई, उसने कहा। उसकी वॉइस में पेन था, पर मैं नहीं हो पाई। क्यों? क्या हुआ? मैंने पूछा। ये फैक्ट्री, उसने कहा, यह भी मल्होत्रा फैमिली की है। यहां भी उन्होंने बहुत सिंस किए हैं। उसने मुझे बताया कि इस फैक्ट्री में भी मल्होत्रा ने वर्कर्स के साथ बुरा बिहेवियर किया था। कई विमेन की यहां मिस्टीरियस कंडीशंस में डेथ हुई थी। मैं उनकी वॉइस हूं, अनामिका ने कहा। जब तक सभी इनजस्टिसेस का हल नहीं होगा, मैं शांत नहीं हो सकती। तभी सडनली डोर खुला और एक ओल्ड मैन अंदर आया। वो फैक्ट्री का वॉचमैन था। साहब, आप यहां क्या कर रहे हैं? उसने पूछा। यहां आना मना है। मैंने देखा कि अनामिका गायब हो गई। मेरी कार ब्रेक डाउन हो गई, मैंने एक्सप्लेन किया। ओल्ड मैन ने मुझे अपने स्मॉल ऑफिस में ले गया। उसने चाय बनाई और बातें करने लगा। ये फैक्ट्री शापित है, उसने कहा। रात में यहां स्ट्रेंज साउंड्स आती हैं। लोगों ने एक व्हाइट सरी वाली वुमन को देखा है। क्या आप जानते हैं कौन है वो? मैंने पूछा। उसने हां में सिर हिलाया। वो अनामिका है, पर वो अकेली नहीं है। उसके साथ और भी स्पिरिट्स हैं। अगले दिन मैंने डॉक्टर शर्मा को फोन किया और सब कुछ बताया। हमें वहां वापस जाना होगा, डॉक्टर शर्मा ने कहा। शायद अनामिका हमें कुछ और बताना चाहती है। उसी शाम हम फिर से फैक्ट्री पहुंचे। मैं, डॉक्टर शर्मा और इस बार अनुष्का भी साथ थी। वॉचमैन ने हमें अंदर जाने दिया। हम डायरेक्टली सेकंड फ्लोर पर लगे रूम में गए। अनामिका वहां थी, पर इस बार उसके साथ और भी स्पिरिट्स थीं, यंग विमेन, सभी व्हाइट साड़ीज में। ये सब कौन है? मैंने पूछा। ये वो विमेन हैं जिन्हें मल्होत्रा फैमिली ने डिस्ट्रॉय किया, अनामिका ने कहा। फैक्ट्री एक्सीडेंट्स, पॉइजनिंग, अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स। डॉक्टर शर्मा ने अपने इक्विपमेंट सेटअप की। हम आपकी मदद करना चाहते हैं, पर आपको हमें पूरी सच्चाई बतानी होगी। अगले फ्यू आवर्स में हमने एक शॉकिंग स्टोरी सुनी। मल्होत्रा फैमिली ने डेकेड्स तक वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया था। कई डेथ्स को कवर अप किया गया था। हम जस्टिस चाहती हैं, अनामिका ने कहा। हम चाहती हैं कि दुनिया सच्चाई जाने। हमने डिसाइड किया कि हम मीडिया को इन्वॉल्व करेंगे,
पर पहले हमें सॉलिड एविडेंस चाहिए था। अगले फ्यू डेज हमने रिसर्च की, ओल्ड रिकॉर्ड्स, न्यूज़पेपर आर्काइव्स और फॉर्मर वर्कर्स से बात की। हमें शॉकिंग फैक्ट्स मिले। एक लोकल जर्नलिस्ट प्रिया ने हमारी स्टोरी को पब्लिश करने का डिसाइड किया। उसने एक डिटेल्ड आर्टिकल लिखा जिसमें मल्होत्रा फैमिली के सभी क्राइम्स का मेन